मेहरी के घर पहुंचते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। आकाश में बादल गरजने लगे। बिजली रह रह कर ऐसे चमकती जैसे मानो लाइट जल उठी हो। मूसलधार बारिश हो रही थी। उसी में मेंढक झिंगुर भी बोल रहे थे। पर उतने शोरगुल में भी मेहरी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। शाम में ही रुनिया की दोनों बकरियों को सुनहरी लाकर बांध गई थी। एक माँ की वेदना को कौन समझ सकता है। सदिया भी रो रही थी, पर उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह माँ को चुप कराए। सारा रात इसी तरह विलाप करते हुए गुजरा। सुबह के 5 बजे थे, तभी भोलू के बापू सोच करने गया। उसी ने शोर मचाया कि रुनिया की लाश उधर झाड़ी के पास लगी हुई है। सभी लोग भागते दौड़ते फिर पोखर पर जमा हो गए। मंगरू, मेहरी, रुनिया और जगत भी पोखर पर जा पहुंच गए। टोले के कुछ लोगों ने रुनिया के शव को पानी से निकालकर वहीं जमीन पर लिटाया। उसका पूरा शरीर पानी से फूल चुका था। रुनिया के शरीर को देखते ही मेहरी का तो मानो कलेजा ही फट गया। वह उसके शरीर पर लोट लोट कर चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ जंगत, मंगरू, सदिया सभी बैठकर रो रहे थे। आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। आस पड़ोस के लोग मेहरी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। सभी उसके परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाने में लगे हुए थे। इसी तरह से 3-4 घंटे बीत गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग आदमी आगे आए और उन्होंने कहा, जो हुआ सो हुआ। मंगरू, अब इसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर। यह सुनकर आसपास के लोग भी हाँ करने लगे। यह सुनकर मंगरू सोच में डूब गया। फिर उसके ऊपर पैसे की समस्या आन पड़ी। हार कर उसे फिर छोटे ठाकुर के यहाँ पैसे मांगने जाना पड़ा। कोई और समय रहता तो वह मेहरी से भी सलाह मशवरा करता, पर मेहरी को तो इस समय खुद की भी कोई सुध नहीं थी। छोटे ठाकुर ने उसकी बातें सुनकर उसे 1000 रुपए दिए। साथ ही मंगरू से जल्दी पैसा वापस करने का वादा करवाया। वह पैसे लेकर भागता हुआ घर आया। फिर सभी लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक की सभी क्रिया संपन्न हो गई। मेहरी अब बहुत उदास रहने लगी। कहने को तो घर में 4 लोग थे, पर घर में एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। समय अपनी निरंतर गति से गुजरता जा रहा था। मंगरू भी अब काम पर जाने लगा था। मेहरी ने वो दोनों बकरियां बेच दी थी, क्योंकि बकरियों को देखते ही उसे रुनिया की याद आ जाती थी। वो कहते हैं ना कि वक्त गहरे से गहरे जख्मों को भी भर देता है। ठीक उसी तरह सभी के दिल में रुनिया की बातें धुंधली पड़ती जा रही थी। एक दिन मंगरू को काम से लौटते समय छोटे ठाकुर मिल गए। मंगरू को देखते ही बोले, अरे मंगरू, आजकल तो तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए। मंगरू बोला, नहीं छोटे ठाकुर, ऐसी बात नहीं है। अरे, हमसे कर्ज लेकर हमें भूल ही गए क्या? छोटे ठाकुर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जल्द ही आपका कर्जा चुका दूंगा। ये सुनकर छोटे ठाकुर एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तुम्हारे पास देने के लिए पैसे न हैं तो कोई बात नहीं। तो क्या छोटे ठाकुर? मंगरू बोला, यही कि बस एक रात के लिए सदिया को हवेली भेज देना। मैं वादा करता हूँ
कि यह बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगी। छोटे ठाकुर हंसते हुए बोले। मंगरू गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, छोटे ठाकुर, हम गरीब हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। आज के बाद आपने कभी ऐसा बोला तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। बोलने की बात दूर, आपने इतना घटिया सोचा भी कैसे? कहने को तो आप बड़े रईस इज्जतदार आदमी हैं, पर आपकी सोच इतनी घटिया और नीच गिरी हुई, छी छी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपको आपका पैसा 1 महीने के भीतर लौटा दूंगा, कहता हुआ मंगरू अपनी आंखें लाल पीली करते हुए वहां से घर चला गया। मेहरी दरवाजे पर बैठी हुई थी। मंगरू के घर पहुंचते वह बोली, आज बहुत देर कर दी तुमने। मंगरू कुछ नहीं बोला और हताश होकर चारपाई पर लेट गया। इससे पहले मेहरी कुछ बोलती, मंगरू बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर दुख रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, मुझे जगाना मत। मेहरी बोली, अरे चाय तो पी लो। मेहरी की तरफ गुस्से से देखता हुआ मंगरू बोला, अरे जब कह दिया कि मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती करने पर तुली है। इतना सुनते ही मेहरी चुपचाप वहां से चली गई। मंगरू चिंता के सागर में डूबा हुआ था। भले ही उसने छोटे ठाकुर को 1 महीने के भीतर पैसे देने की बात कही हो, पर उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी जल्दी पैसे कहां से लौटाएगा। ऊपर से छोटे ठाकुर की ऐसी घटिया बातें सुनकर उसका माथा ठनका हुआ था। मंगरू सोच रहा था कि सदिया के हाथ भी जल्दी से पीले करने होंगे। मैंने तो छोटे ठाकुर को कह दिया है, पर जब तक मैं उसके रुपए लौटा नहीं देता तब तक मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वह अपनी हरकतों से बाज आएगा। कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। सदिया को तो मैं कल से ही घर से बाहर निकलने से मना कर दूंगा, और घर में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। भगवान ने मेरी रुनिया को तो मुझसे पहले ही छीन लिया है। अब मैं सदिया के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। चाहे जहां से हो, जैसे हो, मैं पहले ठाकुर का हिसाब चुकता करूंगा और साथ ही सतिया के हाथ पीले भी जल्दी करूंगा। पर पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, यही सोच सोच कर मंगरू सर चकराने लगा था। इसी सोच विचार में कब रात हो गई उसे पता नहीं चला। जब मेहरी ने उसे खाने के लिए जगाया तब उसे समय का अंदाजा हुआ। रात के 9 बज रहे थे। मंगरू का खाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, पर बेमन से ही उसने एक रोटी खाई और लेट गया। सारी रात वह बेचैनी से करवट बदलता रहा। चिंता के मारे उसे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह वो फिर चाय पीकर काम करने चला गया। खेत में काम करते करते उसे एक युक्ति सूझी, क्यों क्यों ना मैं शहर जाऊं और वहीं से खूब जी तोड़ मेहनत करके कुछ पैसे कमा कर लौटूंगा, फिर ठाकुर के पैसे उसके मुंह पर मारूंगा। उसके बाद सदिया की शादी भी कर दूंगा और गंगा नहा लूंगा। अपने हिसाब से तो मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था, पर उसने मेहरी से एक बार सलाह मशवरा करना उचित समझा। घर आकर उसने मेहरी को बताया कि मैं शहर जाऊंगा, कमा धमा कर रुपयों का बंदोबस्त करके जल्द ही लौटूंगा। कुछ कर्ज है वह भी तो चुकाना है, और सदिया के भी तो हाथ पीले करने हैं। कब तक जवान बेटी को घर में यूं ही बैठाए रखूंगा। मेहरी बोली, बात तो तुम 16 आने सच कह रहे हो। मंगरू बोला, इस तरह गांव में रोज रोज मजदूरी करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे उस गोपाल को देखो, शहर से कमाकर गांव में अच्छी खासी 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है।
बिटिया की भी शादी अच्छे घराने में कर दी है और दरवाजे पर 3-3 गाय भैंस भी बंध रही हैं। यह सुनकर मेहरी ने सहमति से सिर हिलाया। उसने रोज रोज की मजदूरी में से 1-2 रुपए बचाए थे, वे मंगरू को दिए। उसी पैसे से मंगरू ने घर में कुछ राशन खरीद कर रख दिया और कुछ पैसे लेकर मंगरू रोजी रोटी की तलाश में शहर चल पड़ा। जाते समय उसने मेहरी को सख्त हिदायत दी कि सदिया को घर से बाहर निकलने न दे। मेहरी ने हाँ भी भरी, पर वह इस बात के पीछे छुपे राज को जान न पाई।